तो कांग्रेस की स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी कुछ कह रही हैं। सबसे पहले सोनिया गांधी को सुन लेते हैं। नवनिर्माण की एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर चलकर हमने एक सशक्त भारत खड़ी किया। एक ऐसा भारत जिसमें सभी देशवासियों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा गया। जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक एक कांग्रेस जन को यही संकल्प लेना है और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कांग्रेस स्थापना दिवस पर और आने वाले नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग को अंदेशा है कि जिस तरह से रोजाना कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, जनवरी के मध्य से कोरोना के एक्टिव केस काफी बढ़ जाएंगे। रोजाना जितने केस आ रहे हैं उनमें आधे मुंबई के होते हैं। सोमवार को मुंबई में 809 केस आए, जबकि रविवार को मुंबई में 922 केस आए थे। शनिवार को ये आंकड़ा 757 था। शुक्रवार को मुंबई में 683 केस आए और गुरुवार को 602 केस आए थे। बीएमसी को अंदेशा है कि कहीं इस तरह केसों के बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन तो नहीं है, इसलिए 31 दिसंबर तक पॉजिटिव आने वाले सभी सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। ओमिक्रॉन का तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि 21 दिसंबर के बाद में 31 दिसंबर तक हम जो भी पॉजिटिव आएंगे सबका हम जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएंगे। उसके बाद में पता चल पाएगा कि ओमिक्रॉन है या ये डेल्टा वेरिएंट है या डेल्टा डेरिवेटिव है। महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस 2 दिन पहले आई हैं, पर उनका असर आंकड़ों में नहीं दिख रहा। केस रोजाना बढ़कर आ रहे हैं। मुंबई में एक्टिव केस 4,500 के करीब हो गए हैं। मुंबई में केस बढ़ने के पीछे जानकार मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन के अलावा ये वजह भी हो सकती है कि शहर पूरी तरह खुल गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना काल से पहले था। इसके अलावा विदेश से बड़ी संख्या में यात्री मुंबई आ रहे हैं। सामाजिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। पब्लिक प्लेस पर लोग मास्क नहीं लगा रहे। बीएमसी बार बार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रही है। बीएमसी ने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन और सीनियर सिटीजन्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रिकॉशनरी डोज लगाने की तैयारी कर ली है। तो 15 साल के ऊपर वाले बच्चे जनरली 11वीं 12वीं कक्षा के रहते हैं, तो हमने पहले कॉलेज को टारगेट किया है। अगर जरूरत पड़ती है कोई भी स्कूल में अगर 15 साल के बच्चे हैं तो उनको नजदीक के सेंटर को कनेक्ट कर दिया जाएगा, या ज्यादा बच्चे अगर रहते तो स्कूल में भी कैंप लगाने की महानगर पालिका की तैयारी है। करीबन 3 लाख जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर रहेंगे और 10 लाख के आसपास सीनियर सिटीजन रहेंगे। तो उनको सीनियर सिटीजन को ये आजकल की आज की जो जानकारी है उनको सर्टिफिकेट लाना होगा। हो सकता है कि इसमें जब सविस्तर गाइडलाइन आ जाए तो उसमें कुछ बदलाव भी रह सकते हैं। उस गाइडलाइन के मुताबिक उनको भी 10 तारीख से बूस्टर डोज या प्रिवेंटिव डोज जो बोल रहे हैं वो लगाने की हमारी तैयारी है। पहले महाराष्ट्र में रोजाना 8 लाख के करीब वैक्सीन लग रही थी, जो अब घटकर 5 लाख के आसपास रह गई हैं। सरकार को ये रफ्तार बढ़ानी होगी।
महाराष्ट्र में कोरोना से 1,41,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। उधर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को 26 नए मामले आने के बाद राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 167 केस आ चुके हैं। सोमवार को आए 26 में से 11 केस मुंबई से हैं। ओमिक्रॉन के 61 मरीज नेगेटिव भी हो चुके हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। देश के कई राज्य जहां ओमिक्रॉन लगातार बढ़ रहा है और उससे बचने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं पश्चिम बंगाल में कुछ अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। वहां नाइट कर्फ्यू हफ्ते भर के लिए टाल दिया गया है ताकि लोग नए साल की खुशियां मना सकें। नतीजा लापरवाही और भीड़भाड़ के तौर पर सामने आ रहा है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। दिल्ली के बाद ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। कुल 141 मामलों में अकेले मुंबई में 73 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। कल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए, जिनमें से 27 मुंबई के हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों में आई तेजी से पड़ोसी राज्य गुजरात में हड़कंप मच गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सुबह सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर सिविल अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां भर्ती मरीजों के साथ बात की, साथ ही जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। जहां गुजरात और महाराष्ट्र अलर्ट पर हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है। जहां कई राज्य नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, वहीं बंगाल में नाइट कर्फ्यू को एक हफ्ते टाल दिया गया है ताकि लोग क्रिसमस और नए साल के जश्न का लुत्फ उठा सकें। बहुत सारे राज्यों में तथा शहरों में नाइट कर्फ्यू फिर से लगाया गया है, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें और कोलकाता शहर की बात करें, यहाँ पे नाइट कर्फ्यू फिलहाल इस वीक के लिए, यानी कि जो वीक इस साल का आखिरी वीक है, उसके लिए नाइट कर्फ्यू को हटाया गया है ताकि फेस्टिव सीजन में लोग घर से बाहर निकल आए। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर की तस्वीर और भी डराने वाली है। राज्य में ओमिक्रॉन के 6 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भीड़ बेकाबू है। ये वही पार्क स्ट्रीट है जहां पे कल ट्रैफिक रोक दिया गया था और इसको कम्प्लीटली एक वॉकिंग स्ट्रीट बना दिया गया था, और उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी थी और जिसके बाद विजुअल्स जो थे वो वायरल हो चुके थे। बहुत सारे लोगों की एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए। पूरब में जहां ओमिक्रॉन ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, वहीं दक्षिण के राज्यों केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसके सबसे ज्यादा मामले हैं। मुंबई में पंकज उपाध्याय के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक। और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 2 और टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है और ये दोनों ही टीके हैं कोवोवैक्स और कोर्बीवैक्स। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहित शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और क्या अपडेट मिल रहा है? आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दोनों टीकों को दी गई है और क्या अपडेट? जी देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश के नाम संदेश जारी किया था, तभी उन्होंने बता दिया था पूरे देश को कि जल्द ही इंडिया में और भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होंगी। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट करी है, जिसमें बता दिया गया है सीधे तौर से कि और जो है 3 वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होंगी। इसमें से 2 जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, कोवोवैक्स और कॉर्बीवैक्स जो है, और तीसरी है एंटीवायरल ड्रग है। और ये तीनों जो है अब अवेलेबल होंगी हिंदुस्तानियों के लिए। ये आपातकालीन यूज जो है उसके लिए अभी इसकी मंजूरी दे दी गई है। और तीसरी बात यह है कि अभी जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश के नाम संदेश दिया था, उसमें उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि न केवल फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो है उनको बूस्टर डोज देना बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो 15 से 18 साल तक के बीच में जो है, उनको भी कहीं ना कहीं इस वायरस से बचाना होगा। और अब जो है उसके लिए भी मंजूरी दे दी गई थी। इसीलिए इन्हीं चीजों को आगे देखते हुए और जो हमारी ओवरऑल वैक्सीनेशन का जो रेट है उसे बढ़ाने के लिए अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर ये मंजूरी दी गई है तीनों वैक्सीन को। और इससे जो सबसे बहुमूल्य चीज जो होने वाली है वो ये होगा कि हमारा जो दायरा है वैक्सीनेशन का वो बढ़ और जाएगा। बढ़ने में और आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मोहित आपका। अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में पीएम IIT के छात्रों को डिग्री बांटेंगे और तस्वीरें आपको वहां से हम दिखा रहे हैं।
सी तस्वीरें आईआईटी कानपुर से, जिसका 54वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिरकत कर रहे हैं विशेष अतिथि के रूप में। साथ में हम देख सकते हैं तब से कुछ ही देर बाद यहां पर आईआईटी के स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, साथ ही साथ डिग्री भी वो बांटेंगे। बेसब्री से इंतजार तमाम आईआईटी के स्टूडेंट्स उनका कर रहे थे। बहुत ही खास ये कार्यक्रम है। एक्सप्रेसवे के बाद यूपी की सियासत मेट्रो पर सवार होने जा रही है। यूपी को आज फिर चुनावी तोहफा मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी कानपुर मेट्रो के पहले सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। कानपुर मेट्रो का प्लान अखिलेश सरकार में बनाया गया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाया योगी सरकार ने। यूपी की सियासत एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरते हुए अब मेट्रो पर भी सवार हो गई। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ के बाद अब कानपुर को भी मिलने जा रहा है मेट्रो का तोहफा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो के पहले सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। पहले फेज में मेट्रो आईआईटी कानपुर से चलकर कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, एसपीएम हॉस्पिटल, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी, गुरुदेव चौराहा, गीतानगर, रावतपुर रेलवे स्टेशन, लाला लाजपत राय हॉस्पिटल होते हुए मोती झील पहुंचेगी। मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो पर आईआईटी से गीतानगर तक का सफर भी करेंगे। आईआईटी मेट्रो से मोती झील तक मेट्रो का पहला सेक्शन 9 किलोमीटर है। कल से इस लाइन पर 6 जोड़ी मेट्रो चलेगी। हर 10 मिनट पर मेट्रो दौड़ेगी। धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। आईआईटी कानपुर से मोती झील का किराया 30 रुपए होगा, जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपए होगा। खास बात यह है कि कानपुर मेट्रो के टिकट क्यूआर कोड वाले होंगे। उत्तर प्रदेश को विकास की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर मेट्रो और इसके साथ में ही बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लगातार यूपी को सौगातें मिल रही हैं और इस बीच चुनाव से पहले कानपुर मेट्रो भी बनकर तैयार है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में करेंगे। कल से कानपुर की जनता मेट्रो के सफर का लुत्फ उठा पाएंगे। कल स्कूली बच्चों को फ्री राइड कराई जाएगी। कानपुर मेट्रो की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है, जिस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। पूरे प्रोजेक्ट में अभी वक्त लगेगा, लेकिन चुनाव से पहले एक सेक्शन का तोहफा जनता को मिलने जा रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले यूपी पर प्रोजेक्ट की बरसात हो रही है। कई योजनाओं का लोकार्पण हुआ, कई के उद्घाटन हुए तो कई के शिलान्यास भी किए गए। 23 दिसंबर को पीएम मोदी ने वाराणसी में 870 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। 21 दिसंबर को प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 18 दिसंबर को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ। 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स और उर्वरक फैक्ट्री का उद्घाटन। 25 नवंबर को नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। 16 नवंबर को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। ये सारी योजनाएं 2 महीने के भीतर ही यूपी को मिले। पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा। यूपी चुनाव में अपने अपने दांव हैं। योगी सरकार विकास का दांव भी चल रही है। कानपुर मेट्रो इसी की फहरिस्त है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक।
तो यूपी में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन कोरोना की तेजी इसे लगातार डरा रही है। अब रैलियों में आने वाली भीड़ पर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर है। 3 दिन बाद आयोग चुनाव कराने या टालने पर फैसला लेगा। रैली पर रैली, सभा पर सभा, मंच पर बड़े नेता, नीचे जन सैलाब। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। यहां ना तो कोई दूरी है, ना ही मास्क जरूरी है। कोरोना के सारे नियम यहां आकर मानो खत्म हो गए। जब रात में सन्नाटा पसरा है तब तो कर्फ्यू है, लेकिन जब चुनावी रैलियों में हजारों की भीड़ उमड़ रही है तो प्रोटोकॉल की फिक्र किसी को भी नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने डरा दिया है। रैलियों की भीड़ पर चुनाव आयोग भी सोचने पर मजबूर हो गया है। आयोग के सामने यक्ष प्रश्न है, 5 राज्यों में चुनाव करवाए जाएं या टाल दिए जाएं। इसी सवाल को लेकर चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम यूपी में आज से 30 दिसंबर तक रहेगी। आज शाम 4 बजे वो राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद कल यानी 29 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक डीएम, एसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ होनी है। इसके बाद 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी। फिर अंत में 30 दिसंबर को ही 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी साहब ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार हैं। यही एक्सपेक्टेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से, कि आफ्टर ऑल बिहार में इतने अच्छे इलेक्शन करा ही थे, क्योंककि गाइडलाइंस हमारी परफेक्ट हैं। उसके सिर्फ इन्फोर्समेंट का इशू है, जिसके लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया। बड़ी खुशी की बात है। और आपको बता दें कि आईआईटी के दीक्षांत समारोह में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद वो भी संबोधित करेंगे और अभी योगी जी संबोधित कर रहे हैं छात्रों को। सुनिए। आईआईटी, बीएचयू, आईएम लखनऊ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के संस्थाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई मार्गदर्शन प्रदान करने में सदैव सहायता मिलती है। और आईआईटी कानपुर ने तो राज्य सरकार के साथ पारस्परिक सहयोग के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, चाहे वह प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्टअप की नीति को क्रियान्वित करने की दिशा से स्थापित करने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रदेश के एक तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोगी प्रदान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ गैर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी एक नई स्टार्टअप नीति 2020 लागू की है। राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। यह केंद्र स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए 5 वर्षों में 250 स्टार्टअप को अपना सहयोग प्रदान करेगा।